हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम मीनसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन को इसी वीडियो में करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आखिर तक देखना। जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसको आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक तो ग्राफिक मेथड था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था और तीसरा एलिमिनेशन मेथड था। तो यहाँ पर उसने बोला कि आपको ग्राफिकली निकालना है इसका आंसर, मतलब ग्राफिक वाले मेथड से इसका ग्राफ वाले मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है। पहली प्रॉब्लम क्या दी हुई है? क्या 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास 10 के अंदर 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या जो है वो 4 ज्यादा है लड़कों से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको लड़के और लड़कों की संख्या बतानी है जिन्होंने इस क्विज में हिस्सा लिया है। क्वेश्चन समझ लिया आपने। क्लास 10 में 10 बच्चे हैं, लड़के और लड़के दोनों को मिला करके लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा हैं लड़कों से, तो हमें दोनों की संख्या बतानी है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो पहला काम हमेशा इसमें आप जो करेंगे वो करेंगे इक्वेशन इक्वेशन को बनाना। लेकिन उससे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। आप नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, यानी गर्ल्स का जो नंबर है उसे हम एक्स मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर को हम वाई मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, पहला हो गया हमारा। अब इसके बाद हमेशा आपको करना है इक्वेशन। हमेशा आपको क्या बनानी है? इसके बाद इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? कह रहा है क्लास 10 में 10 बच्चे हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों को मिला करके 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, जब ये 10 आएगा हमारा। यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों मिला के कितना हो गए? 10 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से। इसका मतलब अगर मैं लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस वाई, यानी लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया, मतलब 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हमेशा आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर बना लेनी है इक्वेशन के बाद आपको यहाँ पर निकाल देने हैं इनके कोऑर्डिनेट्स जो आपको ग्राफ पर लोड करने हैं, और उसके बाद आंसर निकालना है। तो हमेशा आप पहली जो आपकी इक्वेशन है उसके पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हैं, मतलब एक्स की जगह पर आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए। मान लीजिए मैंने एक्स की जगह पर 5 मान लिया। ठीक है, एक्स की जगह पर हमने क्या मान लिया? 5 मान लिया। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स के यहाँ पर आपको 5 लिखना है, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू 10, 5 प्लस का इस तरफ जाके माइनस को जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। कब? जब x की वैल्यू भी 5 है। तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे 5 एंड 5। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में x की वैल्यू को 6 मान लो। ठीक है, x की वैल्यू को हम 6 मान लेंगे सेकंड में। ठीक है, तो दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू को 6 मान लिया, प्लस वाई इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10, 6 प्लस का सब जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना बचेगा? 4 बचेगा। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 है। क्लियर है? ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट। हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आपको x को कुछ भी मान लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप y को भी कुछ भी मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं y को 2 मान लेता हूँ। y को 2 मान लिया हमने। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल टू 4। एक्स इक्वल 4 माइनस का 2 सब जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। कब? जब y की वैल्यू 2 है। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही मैं y की वैल्यू को 3 मान लेता हूँ अगले केस में। तो y की वैल्यू को मान लेंगे 3। दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या थी? 3 इक्वल टू 4।
x इक्वल टू 4, y इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। x इक्वल 4 एंड 3 7, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, कब, जो y की वैल्यू 3 है, तो 7 एंड 3 हो गई, ठीक है। आपको इस तरीके से ही करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मैंने कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए हैं क्वेश्चन बना करके। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करके इसका आंसर निकालना है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेकंड पेज पर। बच्चों ध्यान से देखना, मैंने दोनों इक्वेशन के यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब इनको सिर्फ ग्राफ पर प्लॉट करना है और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, इसका तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। पहले आप देखेंगे, पहले जो आपके कोऑर्डिनेट है वो है 5 एंड 5, यानी जब एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू भी 5 है। एक्स की वैल्यू 5 है मतलब यहाँ पर आएगा, वाई की वैल्यू 5 आपका इस जगह पर, ठीक है। 5 एंड 5 इस जगह पर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्लॉट 5 5, ठीक है। सेकंड में एक्स की वैल्यू 6 है एंड वाई की वैल्यू 4 है, 6 एंड 4 आपका इस जगह पर आएगा, 6 एंड 4। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया किस जगह प्लॉट किया है मैंने। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वेशन भी लिख के आनी है एग्जाम के अंदर। कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अगले जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 2, जो होगा आपका 6 एंड 2। ऐसी एक्स की वैल्यू 7 तो वाई की वैल्यू 3 है, 7 और 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 7 एंड 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को भी मिला दीजिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों ही लाइन जो है वो कट कर रही हैं, कहाँ पर कट कर रही है वही आपका आंसर होगा। देखो एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्सिस पे नंबर 7 है ये रहा, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है नंबर 3, ये रहा, ये वाई एक्सिस नंबर 3। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 7 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। तो जहां पर आपने क्वेश्चन किया था वहीं पे आपको इसका आंसर लिख देना है, यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख देना है। एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा साफ करके लिखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने गर्ल्स को क्या माना था, एक्स माना था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गई 7 हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, देखो बॉयज को हमने क्या माना था वाई, ठीक है, बॉयज को हमने वाई माना था, वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 10 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का पहला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। कह 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन, इन दोनों की कीमत जो है एक साथ वो है ₹50 यानी ₹50, और 7 पेंसिल एंड 5 पेन की जो कीमत है एक साथ वो है ₹46। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल की कीमत निकालनी कितनी होगी, वो भी आपको निकालनी है ग्राफिकली। उसके लिए भी हम वही सेम पैटर्न यूज करेंगे। पहले हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कितनी कॉस्ट है एक पेंसिल की, उसे x मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, एक पेन की कितनी कॉस्ट है उसे y मान लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। देखो कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन इन दोनों की कीमत को मिला के होते हैं कितने, ₹50। क्लियर है, यानी हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, वहां हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब देखो एक बात ध्यान से देखना कि पेंसिल कितनी है 5, तो हमें वैल्यू की यानी कॉस्ट की 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि 5 पेंसिल है, और 7 पेन है तो 7 की भी मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि 7 पेन और 5 पेंसिल को मिलाकर ₹50 बनते हैं। क्लियर है, ऐसे ही हम करेंगे सेकंड इक्वेशन।
यहाँ पे क्या है 7 पेंसिल्स है तो 7x प्लस 5 पेन है तो 5 पेंसिल्स। क्लियर है कितना 46। ये आपकी बन गई दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे सेम वही मेथड अपनाएंगे दोबारा से। अब हम करेंगे इनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आगे सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर y की जगह पर 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो y की जगह पर आप यहाँ पर 5 रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, 5x प्लस 7y, y की वैल्यू 5 इक्वल टू 50। ठीक है, 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50। 5x इक्वल 50 माइनस 35 प्लस का है, इस सब जा करके माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल 50 में 35 माइनस करेंगे 15 बचेगा, और 5 को हम इंटू में है तो डिवाइड में ले जाएंगे। 5 3 जा 15। क्लियर है, यानी y की वैल्यू 5 है कब, जब x की वैल्यू 3 है। क्लियर है यहाँ तक। चलो से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप y की जगह पर 0 मान लीजिए। ठीक है, तो y की जगह पर हम 0 मान लेते हैं। इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y, y की जगह पर 0 इक्वल टू 50। अब 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा, तो इसको लिखना को फायदा है नहीं। तो 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50, 5 इंटू में इस तरह जा करके डिवाइड में चला जाएगा। 5 10 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी x की वैल्यू 10 है कब, जब y की वैल्यू 0 है। क्लियर यहाँ तक। चलो दो पॉइंट हमने एक इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब आ जाओ अपनी थर्ड इक्वेशन के ऊपर। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड के शुरू कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पर हम y को 5 मान सकते हैं, तो y को 5 मान लीजिए। आपको बहुत सोच समझ कर मानना है x या y की वैल्यू को, क्योंकि अगर आपके x या y में से कोई सी वैल्यू अगर पॉइंट में आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो ये पॉसिबल है कि आप उसको ग्राफ पर शो ना कर पाओ या आपको करने में प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो आपको शो करने में। तो इसलिए आपको ऐसा नंबर रखना है जिससे आपकी जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आनी चाहिए, या तो माइनस का कोई भी परफेक्ट नंबर, या कोई भी प्लस का परफेक्ट नंबर, या फिर जीरो। कभी भी डेसिमल या पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है उसको ग्राफ पर उसको प्लॉट करने में। ठीक है, वाई की वैल्यू में 5 रखूंगा। देखते हैं इक्वेशन क्या है। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y, y की जगह पर 5 रखना है 46। तो 7x प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 46। 7x इक्वल टू 46 माइनस 25। तो x इक्वल 46 में 25 माइनस करेंगे 21 आएगा, एंड 7 इंटू में तक जाकर डिवाइड में चला जाएगा। 7 3 जा 21। x की वैल्यू 3 है कब, जब y की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास जगह बची नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नंबर 4 में यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैं x को अगर मैं x को 8 मान लूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे x को मान लूंगा 8। x कितना है हमारा 8 है। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं 7x प्लस 5y इक्वल 46। ठीक है, x के बदले अब आपको 8 रखना है, प्लस 5y इक्वल 46। ठीक है, 5y इक्वल 46। 7 8 56, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। y इक्वल 46 में माइनस करो 56 तो माइनस का 10। 5 यहाँ पर इंटू में, इस तरफ जाके डिवाइड में जाएगा। तो 5 2 जा 10, तो यानी y की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 2 आ गई। कब, जब x की वैल्यू 8 है। तो x की वैल्यू हो गई 8 एंड y की वैल्यू हो गई माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन को। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा इन कोऑर्डिनेट्स को
प्लॉट करना ग्राफ के ऊपर, जो हम करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ग्राफ पर जो भी हमें पॉइंट प्लॉट करना है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो पहले x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 है। यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू कितनी है 5, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 एंड 5। ठीक है, उसके बाद आ जाओ x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 0, तो हमारा पॉइंट ग्राफ हमारा यहीं पर बनेगा। y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू 10 है, तो 0 सॉरी 10 पहले आएगा क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है। ठीक है, 10 एंड 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही कोऑर्डिनेट को हमें मिला देना है। इन दोनों कोऑर्डिनेट को हमें मिला देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू कितनी थी 3 एंड y की वैल्यू कितनी है 5, सेम यही को यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 एंड 5। दूसरे में देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 8 एंड y की वैल्यू कितनी है -2, इस जगह पर आएगा 8 एंड -2। हम क्या करेंगे, दोबारा से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे फिर से हम वही चीज करेंगे जो हमने अभी पॉइंट 1 में की थी। आप देखेंगे यहाँ पर x पर कहां पर कट हो रहा है, ये लाइन कहां पर कट रही है, x पर 3 पर, और y पर कहां पर कट कर रही है 5 पर, यहाँ पर 5 पर। ठीक है, अब जिसको भी हमने x माना था उसका आंसर 3 है, और जिसको हमने y माना था उसका आंसर 5 है। अब देख लेते हैं हमने x और y किसको माना था। तो देखो हमने x माना था पेंसिल को, तो पेंसिल का आंसर कितना हो गया 3, और पेन को हमने माना था y, तो पेन का आंसर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी निकली 3 रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना निकला 5 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बस आपको इस तरीके से आपको ग्राफ पर प्लॉट करना आना चाहिए चीज है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं इस चीज के। आप इस तरीके से क्वेश्चन को करके आते हैं बहुत ध्यान से, सब्र से, समझदारी से, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपको प्रॉपर नंबर मिलने वाले हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing then following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं और हमें इन इक्वेशन के पेयर, इनके रेशियो हमें फाइंड करने हैं, इनके रेशियो हमें कंपेयर करने हैं, फाइंड नहीं करने, कंपेयर करने हैं। और हमें ये बताना है कि इन रेशियो से जो भी लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर, वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। लो अब इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो a1 वो होगा जो ऊपर वाली इक्वेशन में x के साथ होगा। ठीक है, तो a1 और a2 निकालते हैं पहले। a1 कितना है 5, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में x के साथ 5 है, और नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ 7, तो a2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं b1 और b2। ठीक है, b1 जो y के साथ होगा दोनों इक्वेशन के अंदर, b1 ऊपर वाला क्या है -4 है, और नीचे वाला क्या है +6 है। ठीक है, अब निकालते हैं c1 और c2 इक्वल। c1 जो अकेला होगा यानी ऊपर वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 8, और नीचे -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम इनको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हो सकता है। 5 और 7 आपने अपने आप में स्मॉलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। 4 और 6 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 एंड 2 3 6। 8 एंड 9 अपने आप में कोप्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, पहले चेक कर लो क्या ऐसा है, क्या a1 5/7 इक्वल है -2/3 के, हमें तो नहीं दिख रहा इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल इसका साइन कट कर देंगे, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, और जब a1 a2 इक्वल नहीं होता b1 b2 के, तो उस टाइम पर क्या होता है, कौन सी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। समझ में आ गया कौन सी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं
पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ठीक है, तो एक ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ये इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की चलते हैं इसका नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है वो है 9x। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से भाई A1 A2 B1 B2 इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, मैं हर बार A1 A2 B1 B2 नहीं लिखूंगा, या आपको अपने आप लिख लेना है। मैं राइट यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी है, 9/18 है। ठीक है, जो कि A1 A2 है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे V1/B2। तो B1/B2 कितना है, 3/6 है। उसके बाद लिखेंगे C1/C2। C1/C2 कितना है, 12/24 है। ठीक है, अब इनको कट करेंगे, ये कट हो रहे हैं तो देखो 9 और 18 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 2 है। ठीक है, 3 को कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अभी भी दोनों इक्वल है। जैसे 12 को कट करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आप देखेंगे तीनों ही रेशियो इक्वल है, तीनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A1 A2 इक्वल है B1 B2 के और C1 C2 के। ठीक है, और जब ये तीनों ही रेशो आपस में इक्वल होंगे तो कौन सी लाइन बनेगी, को इंसिडेंट लाइन बनेगी। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेटमेंट में, यहाँ लिख देता हूँ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है, कैसी है ये, को इंसिडेंट है, को इंसिडेंट। ठीक है, ये कैसी है, को इंसिडेंट है। समझ में आ गया आपको कोइंसिडेंट क्यों है, क्योंकि A1 A2 अपॉन में B1 B2 अपॉन में C1 C2 तीनों इक्वल है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी इक्वेशन है, उसे लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर इक्वेशन है 6x - 3y प्लस 10 = 0। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x - y प्लस का 9, ठीक है, =0। अब यहाँ पर भी हम A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं पहले। तो देखो A1 A2 कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, इक्वल B1 B2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा B1 और -1 हो जाएगा B2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का y है, यानी y का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इक्वल C1 कितना हो जाएगा 10 एंड C2 हो जाएगा 9। ठीक है, जो वैल्यू कट हो रहे हैं कट कर सकते हैं, इन्हें कट कर दो। 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 बचेगा, इक्वल 10/9। देखो A1 A2 B1 B2 तो बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 और 9 है, वो दोनों एक दूसरे से कट नहीं हो सकते। तो A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है। समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और जब भी ये केस होगा कि A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होगा, तो उस टाइम पे लाइन बनेगी, और बनेंगी आपका पैरेलल लाइन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, सॉरी, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर है। तो हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
आर पैरेलल। ठीक है, यानी इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया कैसा होगा ग्राफ, उसका पैरेलल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्या ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 upon B2 and C1 upon C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। देखो दो नए वर्ड आए हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, पर इनको समझ लेते हैं। देखो कंसिस्टेंट वो इक्वेशन होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है, इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट वो इक्वेशन होती है, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई, इसका आंसर नहीं निकल सकता। अब देखो इनमें से कंसिस्टेंट कौन सी है, देखो यहाँ पर वन सॉल्यूशन है, यहाँ मेनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन चाहे ज्यादा हो या एक हो, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही है ना, मतलब उसका आंसर हम निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए जब ये दोनों केस बनेंगे तो वो लाइन हमेशा, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। और जब आंसर नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, तो वो पेयर ऑफ लीनियर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? आंसर निकल सकता है कंसिस्टेंट, नहीं निकल सकता तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और 7 भी इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, जो x के साथ है। B1 अपॉन B2 क्या होगा, जो y के साथ है, 2 और -3। और C1 अपॉन C2 क्या होगा, 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 लिख सकते हैं। तो क्या अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में को कन्वर्ट करेंगे तो उस तरफ 5 लेकर जाएंगे, सिर्फ 7 लेकर जाएंगे, दोनों माइनस के होंगे। यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस वैसे भी ऑलरेडी कट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बाकी बात बाद में करेंगे। 3/2 है A1 A2, क्या 3/2 B1 B2 भी है? नहीं है भाई, तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, और जब A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 तो इसकी हमेशा कैसी होगी, ये हमेशा इंटरसेक्ट लाइन बनाएगी। कैसी लाइन बनाएगी, इंटरसेक्ट लाइन बनाएगी। और इंटरसेक्ट लाइन बनाने का मतलब क्या है कि इसका वन सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे इसका आंसर लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे अपनी, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका आंसर निकल सकता है, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो उसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट यानी दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, यहां भी पहले A1 A2 निकाल लो। A1 A2 कितना है, 2/4। फिर B1 और B2 निकाल लो, कितना है, -3/-6। और C1/C2 निकाल लो, कितना है, 8/9। ठीक है, कट करो, 2 1 2, 2 2 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या A1/A2 इक्वल है B1/B2 के? चेक करो, 1/2 इक्वल है। ठीक है, क्या C1/C2 के भी इक्वल है? नहीं, C1/C2 तो 8/9 आ रहा है। तो इसका मतलब C1/C2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए हम इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, और जब A1 A2 इक्वल हो B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल ना हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पर पैरेलल लाइंस बनती हैं। कौन सी लाइन बनती है, पैरेलल लाइंस। तो हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस, यहाँ बनेगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जब भी पैरेलल लाइंस बनेंगी तो उसमें आंसर नहीं निकलता, तो हम लिख सकते हैं दिस पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इज इन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यानी इस लीनियर इक्वेशन के पेयर भी इनकंसिस्टेंट है, इसके आंसर नहीं निकल सकता। समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये हमारे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 2 पार्ट कर लिए, तीसरा पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या है। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, अगला है, अगली क्वेश्चन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन आ चुकी है हमारी फ्रैक्शन वाली, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस इक्वेशन का आंसर पहले आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि देखो जब हमारी इक्वेशन सही से होती है ना, a/b, फिर एक होता है बड़ा वाला बटा यानी बड़ा वाला डिवीजन, और c/d। ठीक है, मतलब 2 नंबर यहाँ होंगे, फिर एक डिवाइड होगा, फिर c/d होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि हम a को हम c से डिवाइड कर सकते हैं, यानी a को c से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी, बी को डी से डिवाइड किया जा सकता है, डी को डी से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले से डिवाइड हो सकता है, नीचे वाला नीचे वाले से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और एक और रूल मैं आपको बता दूं कि ए सी से डिवाइड हो सकता है, लेकिन डी से मल्टीप्लाई हो सकता है। और ऐसे ही सी जो है, बी जो है वो डी से डिवाइड हो सकता है, लेकिन सी से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों का आपस में आपको रिलेशन ध्यान रखना है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे। a1 कितना है 3/2, और a2 कितना है 9। ठीक है, चलो इसको अभी आगे करेंगे। b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है 5/3, एंड b2 कितना है माइनस का 10 है। ठीक है, चलो इसको भी आगे भी सोल्व करेंगे। ठीक है, और c1/c2, c1 कितना है 7 और c2 कितना है 14। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको चीज बताई थी आपकी यहाँ पर काम आएगी। यहाँ पर ये a है, ये b है, और ये सी है, डी नहीं है इसके अंदर। तो मैंने क्या बताया आपको, ए से सी को हम कट कर सकते हैं अगर वो एक ही टेबल में आता है तो। ठीक है, तो उसको कट कर दो, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ए, ये बी और ये सी। हमने क्या बोला आपसे कि सी को हम बी से डिवाइड भी कर सकते हैं, सी को हम बी से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो सी को बी से डिवाइड कर दो, 3 2 6। तो आपका जो a1 आएगा, जो आपका a1 आएगा वो तो 1 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन में क्या आएगा, 3 2 6 आएगा, 1/6। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, 1/6 हो गया, या 1/a2 आपका 1/6 आ गया। सेम चीज यहाँ पर करो। देखो 5 जो है वो हमारा a है, ये b है और ये c है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 5 से 10 को कट कर देंगे, 5 2 10। अब 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/-6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 7/14 तो वैसे भी आप कट कर सकते हैं, 7 7 7 2 14। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या a1 a2 इक्वल b1 b2 है भी या नहीं। तो a1/a2 इक्वल है क्या, b1/b2 के। तो a1/a2 कितना है, 1/6 है, और b1/b2 कितना है, 1/-6 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ में आ गया? और जब इक्वल नहीं होंगे तो इनकी जो भी लाइन बनेगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आइए, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसकी स्टेटमेंट हम ये लिख देंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनका एक सॉल्यूशन निकलता है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट होगा। तो इज कंसिस्टेंट, ये एक सॉल्यूशन निकल रहा है ना, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कंसिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन निकलना चाहिए, सिंपल। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं निकलता, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, इसके चौथा पार्ट में चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल 11 माइनस 10x
प्लस 6y इक्वल -22। ठीक है, तो यहाँ पर a1 अपॉन में a2 निकालेंगे पहले, कितना है 5 अपॉन में -10, इसको आगे फर्दर कट करेंगे तो 1 अपॉन में -2 आ जाएगा। ठीक है, b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, दैट इज -3 अपॉन में 6, इसको आगे कट करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, c1 अपॉन में c2, c1 कितना है 11 अपॉन में 22, कट करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, पर इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। पहले ये चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन में a2 क्या है 1 अपॉन -2, b1 अपॉन b2 क्या है 1 अपॉन -2, चलो यहाँ तक तो ठीक है। तो c1 अपॉन c2 क्या है 1 अपॉन -2, यानी तीनों ही इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको पता है कि उस केस में क्या होता है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो उस केस में को इंसिडेंट लाइन बनती है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे को इंसिडेंट लाइंस। कैसे लाइंस बनेंगी, को इंसिडेंट लाइंस बनेंगी और इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट हम लिख देंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि इसके आंसर बहुत सारे होंगे लेकिन होंगे जरूर। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलो इसका लास्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं, 4 अपॉन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाए। a1 अपॉन a2 क्या है 4 अपॉन 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, ए बी सी, सी से ए कट हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना आ गया 2 अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, बी वन अपॉन में b2 कितना है 2 अपॉन में 3 है। ऐसे ही c1 अपॉन c2 कितना है 8 अपॉन में 12 है। कट कर देंगे तो 4 अपॉन में 4 से कट कर देंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के और इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। चेक करते हैं, हाँ 2 अपॉन में 3 a1 ठीक है, b1 अपॉन में b2 भी 2 अपॉन 3 है, ठीक है, और c1 अपॉन c2 भी 2 अपॉन में 3 है, यानी तीनों इक्वल हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, जब आपको को इंसिडेंट लाइंस। इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी, सेम वही स्टेटमेंट, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी इस लीनियर इक्वेशन के पेयर भी कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ इक्वेशन दी हुई है, हमें उसमें बताना है कि इनकी जो इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर कंसिस्टेंट होंगी तो हमें उसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफ के थ्रू। तो पहले इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए हमें पहले इनके रेशियोज को करना पड़ेगा कंपेयर, और रेशियोज को कंपेयर करने के बाद हम ये पता लगा पाएंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो रेशियो क्या है a1 अपॉन में a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2। ठीक है, ऐसे ही b1 अपॉन में b2
ए B1 कितना है 1, वाई के साथ कुछ भी नहीं है, और B2 कितना है 2, और C1 अपॉन में C2 कितना है, C1 है 5 एंड C2 है 10। ठीक है, अब इन सब के स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गए, 1 अपॉन में 2 स्मॉलेस्ट फॉर्म है, 1 अपॉन में 2 स्मॉलेस्ट फॉर्म है, एंड 1 अपॉन में 2, 5 एंड 5, 5 टू जा 10, 1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, और इक्वल है C1 C2 के। ठीक है, मतलब तीनों ही रेशियो जो है इक्वेशन के वो इक्वल हैं। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो तीनों रेशियो जब इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो हमारी लाइन बनती है वो बनती है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनती है। ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्यूशन इसके होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी लाइन बनेगी, यहाँ बनेगी को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट लाइन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, मतलब सॉल्यूशन तो होते हैं, तो इसलिए ये कांस्टेंट होगा। और कौन, और ये कंसिस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, तो हमें इसके आंसर निकालने होंगे ग्राफिकली। ठीक है, चलो उसको भी कर लेते हैं। इस तरफ पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर अपनी फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर एक्स को मान लेंगे हम 0। ठीक है, एक्स को 0 मान लो, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। इक्वेशन लिखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स यहाँ पर 1 लिखना है, इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5, 1 प्लस का स्टेप जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन की निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x को 1 मान लेंगे। इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब 2 1 जा 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, 2 प्लस हो जाके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 8, 2 इंटू में से जाके डिवाइड में जाएगा, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, कब, जब x की वैल्यू 1 है सेकंड इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देंगे अपनी सेकंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम x को 2 मान लेंगे, x को 2 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। x की यहाँ पर 2 रखना है, प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब 2y इक्वल टू 10, 4 प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल 6 में से 4 गए, तो 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे, 2 इंटू में यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 3 जा 6। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर पॉइंट कर देंगे तो हमारा आंसर इजिली निकल जाएगा। इनको ग्राफ पर पॉइंट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने कोऑर्डिनेट को लिख लिया है, हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। पहले कोऑर्डिनेट आप देखेंगे हमारा है 0 और 5, यानी x 0 है और y हमारा 5 है, तो यहाँ पर आएगा 0 और 5। ठीक है, ऐसे ही x 1 है और y 4 है, तो यहाँ पर आएगा 1 एंड 4। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इक्वेशन का नाम आप यहाँ पर लिख देना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरे जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 4, यानी एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 1 एंड 4। ठीक है, और दूसरा है 2 और 3, एक्स की वैल्यू 2 है एंड 2 है, एंड वाई की वैल्यू कितनी है 2 पर 3। ठीक है, 2 एंड 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर देंगे, यानी मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को भी मीट कर देंगे, यहाँ पर बीट कर देंगे। ठीक है, हाँ इनको हमने कर दिया मीट। अब देखेंगे आपकी एक के ऊपर एक लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन ऐसी ही होती हैं जो एक के ऊपर एक होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जो एक के ऊपर एक होती हैं, यानी इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसका आंसर आपका 3 2 भी हो सकता है, इसका आंसर 2 3 भी हो सकता है, इसका आंसर 1 4 भी हो सकता है, इसका आंसर 0 5 भी हो सकता है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट की चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, पहले हम इसके रेशियो कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप रेशियो देखेंगे इसके, तो आपको A1 अपॉन में A2 कितना है 1 एन अपॉन में 3 है, और B1 अपॉन में B2 निकालेंगे जो कि है -1
अपॉन में -3 और C1 अपॉन में C2 यानी जो कि है 8 अपॉन में 16 एंड कट होने के बाद 8 1 8 8 2 16। तो आप देखेंगे A1 अपॉन में A2 इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में 3 आ गया B1 अपॉन में B2 के। लेकिन ये C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि C1 अपॉन में C2 कितना है, 1 अपॉन में 2 है। तो जब दो रेशियो इक्वल हो और एक रेशियो इक्वल ना हो तो वो हमेशा कौन सी लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं, पैरेलल लाइंस बनाएंगे। जब A1 A2 और B1 B2 इक्वल है लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है तो हमेशा पैरेलल लाइंस बनाएंगे। तो और उनके जो आंसर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उनको ग्राफ पे हमें शो करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से कोई भी सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका वो सॉल्यूशन है ही नहीं जो हम निकालें हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो यहीं पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इक्वेशन है यहाँ पर 2x + y - 6 और सेकंड इक्वेशन 4x - 2y - 4। पहले इनके रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। A1 अपॉन में A2 है आपका 2 अपॉन में 4। ठीक है, कट होने के बाद 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक है, B1 अपॉन में B2 है 1 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2। हमें C2 को तक जाने, हमें C तक जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बनती है इंटरसेक्ट लाइंस। समझ में आइए, और इंटरसेक्ट लाइंस का वन सॉल्यूशन निकलता है, यानी एक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्ट लाइन का। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन हमें ग्राफ पर निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हमेशा इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें x की जगह पर कुछ ना कुछ मान लेना है। x की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या है 2x + y - 6 = 0। ठीक है, अब 2x की यहाँ पर 1 मान लेना है, प्लस y, ये माइनस का 6 उस तरफ जा करके प्लस का 6 हो जाएगा। y = 2 1 2 प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड में हम x की वैल्यू मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 0 मेरे क्वेश्चन राइट लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस y, ये -6 है तो जाके प्लस का 6 हो जाएगा। y = 6, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करें 0 बन जाएगा, यहाँ लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। कब, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जो आप निकालेंगे तो पहले x की जगह पर 0 रख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। 4x की जगह पर 0 - 2y इक्वल माइनस का 4 तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, y = 4, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, लिखने का फायदा यहाँ पर है नहीं। -2 इंटू में है, इस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन का हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, जिसमें हम x की वैल्यू को 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू को मान लेंगे 1। ठीक है, x की वैल्यू को 1 मान लेंगे। इक्वेशन लिखेंगे 4x - 2y माइनस का 4 = 0। 4x की वैल्यू 1 - 2y - 4 = 0। 4 1 4 -2y -4 तब जाके प्लस का 4 हो जाएगा। -2y = 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। y = 0, 4 में से 4 का 0 बचे और 2 यहाँ पर इंटू में सब जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगी वैल्यू आपकी 0। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, हो गया आपका 4 का थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेशन। अब हमने कोऑर्डिनेशन निकाल लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेशन हमने लिख लिया है, उनको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, पहले इक्वेशन के पहले कोऑर्डिनेट में 1
एंड वाई की 4, तो एक्स की 1 एंड वाई की 4 यहाँ पर प्लॉट करेगा, ठीक है, 1 एंड 4। ऐसे ही एक्स की 0 वाई की 6, तो एक्स की 0 और वाई की 6 यहाँ पर प्लॉट करेगा, 0 एंड 6, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ठीक है। अब क्या करना है आपको, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है वो लिख लेने हैं। दूसरी दूसरी इक्वेशन में आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2 है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आएगा 0 और -2। ऐसी एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 0 है, दूसरा हमारा यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, पॉइंट को आपने मिला दिया, ठीक है। आप देखेंगे जो लाइन है ये सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है, यानी इसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और वाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। देखेंगे अब यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल ऑल्सो 2, द वैल्यू ऑफ वाई इज 2, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो 2। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। पहले इसके जो रेशियो हैं उसको हम कंपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसके जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके रेशियो को कंपेयर करेंगे। रेशियो क्या है, A1 अपॉन में A2 कितना है, 2 अपॉन में 4, कैंसिल करो, 2 अंदर 2 एंड 2 टू ज़ा 4, ये हो गया A1 अपॉन में A2। B1 अपॉन में B2 क्या है, -2 अपॉन में -4, ठीक है। कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4। ऐसे ही निकालो C1 अपॉन में C2, ठीक है, इक्वल C1 कितना है -2 एंड C2 कितना है -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 और 5 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के, ठीक है। जब भी ऐसे रेशियोज होते हैं जहाँ पे A1 अपॉन में A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होता है, तो उस टाइम पर जो हमारी लाइंस बनती है वो बनती हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में हमेशा क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, ये होते हैं आपके इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में कोई भी आंसर नहीं निकलता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब रेक्टेंगल शेप है उसका, तो उसकी लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, ठीक है, 4 मीटर ज्यादा उसकी चौड़ाई से, और उसका जो हाफ पैरामीटर है वो 36 मीटर है। हाफ पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा जो है वो 36 है, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्रेथ है, जो विड्थ है, चौड़ाई जो है उसको हम मान लेंगे x, ठीक है, और लंबाई को हम मान लेंगे y। क्लियर है यहाँ तक, चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को हमने y मान लिया, ठीक है। क्या यहाँ लिखेंगे हम, लेट दी ब्रेथ या विथ ऑफ गार्डन, क्या माना है हमने, x, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन y, ठीक है। चौड़ाई को हमने x मान लिया, लंबाई को हमने y मान लिया। अब पहली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से बनेगी, देखो जो चौड़ाई है वो 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है, 4 मीटर ज्यादा है लंबाई से, ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। जब मैं लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी y माइनस एक्स कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी फर्स्ट, ठीक है। वो कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पेरीमीटर जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब पेरीमीटर का हाफ करना है, यानी इसको आधा कर देना है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, एल प्लस बी बचेगा, वो कितना है, 36 मीटर है, ठीक है। तो एल प्लस बी को हमने क्या माना है, एक्स और वाई माना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई
ये कितना होगा, ये होगा हमारा 36। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, सिंपल, और हमें कुछ नहीं करना, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है इसकी। ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। किससे, हमें ग्राफ से निकालनी है। ठीक है, अब ग्राफ से निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट, तो पहले हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इक्वेशन से इसके। ठीक है, हम एक्स की वैल्यू कुछ मानेंगे, उससे हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। तो आप पहले वाई की वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो वाई की वैल्यू जीरो होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। जीरो रख दी वैल्यू, एक्स इक्वल टू 4। अब एक्स इक्वल टू जीरो तो हट जाएगा, माइनस आएगा इस तरफ, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -4, जब वाई की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब दूसरी आएगी हमारी इक्वेशन, वो आएगी एक्स यहाँ पर जीरो मान लो। ठीक है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, y माइनस जीरो इक्वल टू 4। अब जीरो तो हट जाएगा, किसी काम का है नहीं, तो इसलिए हम लेंगे y की वैल्यू 4। ठीक है, अब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरे दूसरे के निकाल लेते हैं हम। y की जगह पर जीरो मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स इक्वल 36। वाई की जगह पर जीरो, एक्स प्लस 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। कब, जब वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू हो गई 36। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन हम यहाँ पर निकाल लेंगे, जहां पर हम एक्स की वैल्यू को जीरो मान लेंगे। तो वाई प्लस एक्स इक्वल 36। वाई प्लस एक्स की वैल्यू जीरो इक्वल टू 36। ठीक है, वाई इक्वल 36। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट कर देंगे अपने पॉइंट पर, अपने ग्राफ पर, तो हमारा उसका आंसर निकल जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देखो एक्स यहाँ पर हमने नंबर लिखे हैं ना ग्रीन से, ये है हमारे रियल ग्राफ के नंबर, जो थोड़ा मिसप्लेट हो गया था, तो इसलिए हमने ये नंबर लिख लिए ग्राफ के, ये नंबर है रियल। ठीक है, अब -4 है, एक्स का -4, और वाई कितना है, जीरो, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स जीरो है तो वाई 4 है, एक्स जीरो तो वाई 4 इस जगह पर। ठीक है, -4 जीरो, और ये 0 4। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन में आप देखेंगे x36 है, तो x36 यहाँ पर, ये जो नंबर लिखा है ना ये है, और y जीरो है, तो जीरो, सॉरी 36 और जीरो। ऐसे ही x जीरो है तो y 36, x जीरो है तो y 36 यहाँ पर, ये नंबर, ये है रियल नंबर। ठीक है, तो जीरो और 36। ठीक है, अब इनको हम मिला देंगे आपस में, इनको हमने मिला दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे जो आपकी ये लाइन है, ये लगभग 16 यानी 16 के आसपास ही कट कर रही है इस जगह पर, 16। ठीक है, और यहाँ पर 20 के आसपास कट कर रही है इस जगह पर। ठीक है, 20 के आसपास, यानी जिसको आपने x माना था वो है 16, जिसको आपने y माना था वो है आपका 20। ठीक है, हमने x को माना था चौड़ाई को, चौड़ाई कितनी निकल गई हमारी, चौड़ाई निकल गई हमारी 20, 16, सॉरी 16। और लंबाई को हमने क्या माना था, वाई, तो लंबाई हमारी कितनी निकल गई, लंबाई हमारी निकल गई 20, जो कि 16 से 4 ज्यादा है। बस ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pairs so formed इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। देखो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8। अब आपको इसके अगेंस्ट यानी इसके पेयर में एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो एक बार तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, दूसरी बार पैरेलल लाइंस बनाए, और तीसरी बार कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के जो रेशियोज का कंपेरिजन होता है वो पता होना चाहिए। तो जो ग्राफ के लिए हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है अपने ग्राफ पर। ठीक है, देखेंगे x जीरो है तो y 1 है, यानी यहाँ पर आएगा।
ठीक है, 0 and 1। दूसरे में क्या है, x-1 है, ठीक है, x-1 है और y 0 है, तो यहाँ पर आएगा -1 and 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम कर देंगे कनेक्ट। क्या होता है, वो होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। यही तो होता है। ठीक है, तो हमें इसके अगेंस्ट एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, बस। ठीक है, यानी मैंने यहाँ 4x लिख दूंगा। ठीक है, प्लस अब देखो A1/A2/B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर A1/A2 क्या है, 1/2 है, यानी 2 और 4 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 नहीं लिखना, बस उसके अलावा कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा, 7y। यहाँ तो आप कुछ भी लिख दो, हमारे किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि A1/A2 2/4 है, जो कट के 1/2 हो जाएगा, और 3/7 है B1/B2। ठीक है, जो 3/7 का इक्वल है 1/2 का नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल। इस जैसे हजारों आंसर हो सकते हैं, कोई ये यूनिक आंसर नहीं होगा, इसके जैसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस पर पहले हम इक्वेशन यार लिख देंगे 2x + 3y -8 = 0। अब पैरेलल लाइंस का भी आपको रेशियो पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑलरेडी पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो उसका रेशियो कंपेरिजन होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, यानी आपको एक ऐसी क्वेश्चन लिखनी है जहां पर A1/A2 बराबर B1/B2 होना ही चाहिए। तो 4x लिख दिया आपने, 2 to the 4, ऐसे 3 to the 6 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 16 नहीं लिखना है, 8 to the 16 नहीं लिखना, उसका अलावा कुछ भी लिख दीजिए =0। अब देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ठीक है, आप काटेंगे 2/4 को, तो 3 1/2 बनेगा, और 3/6 को काटेंगे तो यहाँ भी 1/2 ही बनेगा। तो A1/A2 इक्वल B1/B2, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा कौन सी लाइन बनेंगी, यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनेंगी। समझ में आई आपको पैरेलल लाइंस के एग्जांपल। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनेंगी उसको देख लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइन का रेशियो आपको पता होना चाहिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, यानी तीनों रेशियोस आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x + 3y -8 = 0। तो ऐसे रेशियोस लिखने हो तीनों बराबर हों। तो आप 4x लिख दीजिए, 2 to the 4, 3 to the 6 एंड 8 to the 16। अगर इन्हें कट करेंगे तो सबका आंसर 1/2 ही आएगा, और सारी लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेंगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे सिर्फ इतना ही उसने पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 निकलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, कह रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। और क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, और जो भी एक्स एक्सिस से सटा हुआ ट्रायंगल बनेगा, उससे लगा हुआ ट्रायंगल बनेगा, उसको आपको शेड करना है। ठीक है, यानी पहले इनका आपको कोऑर्डिनेशन निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपको उसको ग्राफ पॉइंट प्लॉट करना है ग्राफ पर, फिर उसके बाद जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको आपको शेड करना है। ठीक है, अब इतना सा क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू का रख देंगे पहले 0। ठीक है, क्या है इक्वेशन, x - y, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू रख देंगे 0 - y = -1, माइनस का y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 1 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकंड में, y की वैल्यू 0 रख दो। y की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x - y = -1, x - 0 = -1। अब 0 लिखना को फायदा यहाँ पर है नहीं, तो x = -1 लिख देंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे सेकंड के। सेकंड इक्वेशन में हम x की जगह पर 0 रख देंगे। जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या है आपकी, x + 2y = -12 जाके प्लस का 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रख दो, +2y = 12, y = 12। 0 लिखने को फायदा है नहीं, तो हम 2 को इंटू में उसके निकाले आएंगे डिवाइड में, तो 2 6 जा 12 हो गई हमारी y की वैल्यू। कब, जब x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू को हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं। ठीक है, y = 3। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 12,
ठीक है, एक्स प्लस 2y3 इक्वल टू 12, एक्स इक्वल 12, 2 3 6 प्लस का सब जाके जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 हो गई कब, जब वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 6 जब वाई की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब यही कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, इन कोऑर्डिनेट से हम बनाएंगे अपना ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हमने कर दिया दोनों पॉइंट को कनेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, x0 y6, x0 एंड y6, x6 एंड y3, x6 और y3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को भी हम कर देंगे कनेक्ट। देखो अभी तक तो कोई यहाँ पर ट्राइंगल बन नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें अपनी रेड वाली लाइन को आगे लेकर के जाना पड़ेगा ट्राइंगल बनाने के लिए। तो इसको हम लेकर के थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे ट्राइंगल को, ये हमारा बन गया ट्राइंगल। ठीक है, और हमें इस लाइन को थोड़ी आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लाइन जो है, जब आपकी आप ग्राफ बनाएंगे तो लाइन आपकी थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो ये आपको ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल, इसको आपको शेड कर देना है बस इस तरीके से, ये आपको शेड कर देना है बस, ये रीजन आपको शेड करना है। ये भी इतना था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है कंप्लीट, सी गई था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 3.2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।